कभी वह वक्त भी था जब मिट्टी की महक से बस्तियां जीती थीं। हर गली हर नुक्कड़ पर कहीं ना कहीं से चाक की घरघराहट सुनाई देती थी। उन्हीं दिनों एक दूर दराज गांव में एक कुम्हार बसा करता था। न कोई बड़ा नाम, न कोई दौलत का ढेर, बस दो वक्त की रोटी और मिट्टी से जुड़ी जिंदगी। वो अपनी जिंदगी के हर पहलू में सादा था, मगर दिल का सादा नहीं था। कुम्हार का काम था चाक पर मिट्टी घुमाना, उसे आकार देना और फिर धूप में सूखने के बाद उन बर्तनों को बेचने के लिए पास के कस्बे में ले जाना। रोज वही बैलगाड़ी, वही टोकरी, और टोकरी में रखे हुए मटके सुराही कुल्हड़ जो उसके पसीने की गवाही देते उसके साथ रहने वाली थी। उसकी बीवी एक सीधी सादी औरत जो जरूरत से शायद ज्यादा उम्मीद नहीं रखती थी। शादी को 10 साल गुजर चुके थे, मगर इन 10 सालों में जितनी बार उसने हंसी देखी थी उससे कहीं ज्यादा आंसू कुम्हार का मिजाज सख्त था, कुछ ज्यादा ही सख्त। और जब से उनकी पहली बेटी पैदा हुई थी तब से वह सख्ती और ज्यादा बढ़ती चली गई। 3 बेटियां लगातार 3 बार, और हर बार उम्मीद टूटी। कुम्हार को बेटियां और नागवार थीं, जैसे कोई बोझ हो। उसके कंधों पर वह अक्सर कहता, बेटियां किसी के घर का दिया बुझा देती हैं, बेटा हो तो नाम होता है, यह सब तो बोझ है। बीवी चुपचाप सुनती, कभी जवाब नहीं देती। कभी कभी मटकी उठाते हुए उसकी आंखें भर आती, जैसे उसके अंदर कोई चीख दबी हो। वह जानती थी तीसरी बेटी के बाद जो सन्नाटा घर में पसरा है वह किसी तूफान से कम नहीं। कुम्हार का गुस्सा अब हाथों से भी जाहिर होने लगा था। वह बीवी पर चीखता, कभी कभी धक्का भी दे देता। जब कोई आस पड़ोस में पूछता, सब ठीक है, तो वह बस मुस्कुरा देती, हाँ सब ठीक है। पर सब कुछ ठीक नहीं था। अब चौथी बार वह फिर से उम्मीद से, यानी प्रेग्नेंट थी। इस बार डर उसकी रगों में उतर गया था। जब पेट निकलने लगा और वक्त करीब आया तो बीवी ने दबे लहजे में कहा, मैं मां के घर चली जाऊं, 2 महीने के लिए वहां तसल्ली रहेगी। कुम्हार ने उसकी तरफ देखा, आंखों में नफरत की वो लपटें जो शायद ही कोई बर्दाश्त कर सके। जा वहां, लेकिन सुन, अगर इस बार भी बेटी हुई ना तो उसे तेरी गोद में ही दबा दूंगा और तुझे भी मार दूंगा। वो कांप गई, रूह तक में सिहरन दौड़ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस अगले ही रोज अपनी झोली में 3 जोड़ी कपड़े और एक पुराना दुपट्टा डालकर निकल गई। तीनों बेटियां पड़ोसन के हवाले कर दी, जो कुम्हार की गैर मौजूदगी में ही उनकी परवरिश किया करती थीं। मायके का सफर आसान नहीं था। रास्ते में हर धड़कन में एक खौफ था, अगर फिर से बेटी हुई तो मां का घर भी कोई बहुत सुकून देने वाला नहीं था। मगर फिर भी मां की गोद तो गोद होती है। मां ने उसे आते ही बाहों में भर लिया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बेटा, घबराई हुई लग रही है, तू सब खैरियत तो है? हाँ अम्मी, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। और फिर वो सिसकने लगी। मां ने उसे गले लगाया और तसल्ली दी। कुछ हफ्ते गुजर गए। पेट भारी होता गया। डर भी। मां हर रोज उसके लिए नीम की पत्तियां उबालती, गर्म तेल से मालिश करती, मगर बेटी की आंखों से डर झलकता ही रहता। फिर एक रात आधी रात को तेज दर्द उठा। बाहर अंधेरे में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। आंगन में हल्की हल्की हवा चल रही थी। मां भागी हुई दाई को बुला लाई। रात का तीसरा पहर था। उस औरत ने चीखों के बीच अपनी चौथी औलाद को जन्म दिया। फिर से बेटी मां ने बच्ची को जैसे ही कपड़े में लपेटा, बेटी ने आंखें खोल दी, मगर मां और नानी की आंखों से आंसू बहने लगे। बीवी फूट फूट कर रोने लगी, अब क्या होगा अम्मी? अब की बार तो वह सच में मुझे मार डालेगा। मां ने अपने कलेजे से लगाया, मगर खुद भी कांप रही थी। सवेरा होते ही जैसे सूरज की पहली किरण जमीन से टकराई, उस घर के आंगन में सन्नाटा और भी गाढ़ा हो गया। कुम्हार की बीवी चारपाई पर चुप पड़ी थी। आंखें सूज चुकी थीं, जैसे रात भर जागती रही हो मगर नींद फिर भी ना आई हो। बगल में वो नन्ही सी जान, उसकी चौथी बेटी, चुपचाप उसकी सांसों के साथ साथ जीने की कोशिश कर रही थी। मगर मां की निगाहों में मोहब्बत कम और खौफ ज्यादा था। अब क्या करूं? यह सवाल उसके दिल में इस कदर गूंज रहा था कि कानों से बाहर सुनाई देने लगे। मां ने समझाने की बहुत कोशिश की, बेटा यूं ना सोच, देख कितनी प्यारी है यह बच्ची, बस एक बार अपने शौहर से बात करके देख, हो सकता है। इस बार वो झट से बोल पड़ी, नहीं अम्मी, वो मुझे और तीनों बच्चियों को कत्ल कर देगा। उसने साफ कह दिया था, इस बार भी अगर बेटी हुई तो ना मुझे छोड़ेगा ना उसे। उसने मां की तरफ देखा और पहली बार उसके लबों से वह अल्फाज निकले जो अब तक सिर्फ सोच में थे, अम्मी मैं इसे बचाना चाहती हूं।
लेकिन अपने पास नहीं रख सकती। माँ ने चौंक कर पूछा, तो क्या करेगी? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर एक गहरी सांस ली और बोली, मैं इसे बहा दूंगी। नदी में एक टोकरी में कपड़े बिछाकर अगर इसकी जिंदगी हुई तो शायद कोई इंसान इसे उठा ले, और अगर मौत है तो कम अज कम इसके साथ मेरा और मेरी तीनों बच्चियों का कत्ल तो नहीं होगा। माँ सुन्न रह गई। बेटी की आंखों में बसी वो लाचारी देखकर उसकी आंखें भी नम हो गईं। शाम होते होते बीवी ने अपने कांपते हाथों से एक मजबूत टोकरी तैयार की। नीचे एक पुराना रेशमी दुपट्टा बिछाया, ऊपर हल्का सा तकिया रखा और बच्ची को बहुत प्यार से उसमें लिटाया। बच्ची की नरम सी चमड़ी, उसकी बंद होती आंखें और सादा सा चेहरा जैसे हर सांस के साथ मां का कलेजा काट रहा हो। टोकरी को कपड़े से ढक दिया। तू मेरी जान है, लेकिन तुझे मुझसे जुदा होना होगा, उसने टोकरी पर हाथ फेरते हुए कहा। रात का तीसरा पहर था। जब गांव की गलियां सो चुकी थी, मां दोनों धीरे धीरे खेतों के बीच से होते हुए नदी के किनारे पहुंची। दूर आसमान पर आधा चांद चमक रहा था। नदी की लहरें ठंडी थीं, मगर दिल में जो तपिश थी उसे कोई पानी ठंडा नहीं कर सकता था। उसने टोकरी को कांपते हाथों से उठाया। एक बार फिर बच्ची का चेहरा देखा, जो नींद में हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। शायद उसने अभी तक दुनिया का डर नहीं देखा था। माफ कर देना बेटा, तू मेरी जान थी है और रहेगी। फिर उसने धीरे से टोकरी को पानी में रखा। लहरों ने टोकरी को अपने आगोश में ले लिया और धीरे धीरे वह बहती चली गई। बीवी वहीं बैठ गई। पत्थर पर सिर पकड़े एक सिसकी उसके हलक से निकली, मगर आवाज नहीं आई। मां ने कंधे पर हाथ रखा, मगर वह जैसे खुद से ही बेगाना हो चुकी थी। शौहर से कह दूंगी, मरी हुई बेटी हुई थी, न बच्ची रही न सबूत। उस रात आसमान साफ था, मगर किसी की आंखों में बादल उमड़ रहे थे। नदी में बहती उस टोकरी के साथ मां की उम्मीदें, उसका खौफ, उसकी ममता सब बहते जा रहे थे। अगले दिन जब सूरज निकला तो सुबह की नम हवा में जब वह औरत अपने मायके के दरवाजे से निकलकर अपने शौहर घर की तरफ चली तो पांव भारी थे, लेकिन दिल उससे भी ज्यादा सिर झुका था, जैसे आसमान से नहीं, खुद अपनी रूह से नजरें नहीं मिला पा रही थीं। गांव की गलियों में वह धीरे धीरे चल रही थी, किसी की नजर न पड़े, इस फिक्र में दुपट्टा कसकर लपेट रखा था। दूर से ही मिट्टी का वह आंगन नजर आ गया, जिसमें वह 10 साल से जिंदगी गुजार रही थी, और जुल्म भी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक ठंडी सांस ली और कुंडी खटखटा दी। कुछ ही लम्हों में वह बाहर निकला। वही कुम्हार, उसका शौहर, गर्दन पर तौलियां डाले, हाथ मिट्टी से सने हुए, आंखों में वही पुरानी तलखी आ गई, और उसने सिर से पांव तक देखा और सवाल अधूरा छोड़ दिया। बीवी ने लब काटते हुए सिर झुका लिया। कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा हुआ था। कुम्हार की आंखों में एक पल के लिए जैसे कोई चमक सी आई, लेकिन वह जल्द ही बुझ गई जब बीवी ने आगे कहा, मरा हुआ पैदा हुआ। सांस ही नहीं ली उसने। कुम्हार ने 2 कदम आगे बढ़कर उसके चेहरे को देखा। एक लम्हे को ऐसा लगा मानो वो उसका झूठ पकड़ लेगा, मगर फिर उसने गर्दन फेर ली। मर गया, उसने बेमन अंदाज में दोहराया। जी? बीवी की आवाज में डर था। कुम्हार ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया, फिर एक गहरी सांस भरकर बोला, अच्छा हुआ कि लड़का था, और अगर मरा हुआ था तो भी कोई बात नहीं, कम अज कम तू बच के तो आ गई। बीवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये क्या? आज वह चिल्लाया, नहीं मारा नहीं, उल्टा उसे बच के कह रहा है। कुम्हार जैसे खुद हैरान था, अपने अल्फाज पर फिर बोला, देख, अब 3 लड़कियों की जिम्मेदारी सिर पर है। मेरी भी हिम्मत जवाब देने लगी है, मिट्टी के बर्तन बना के अब पीठ जवाब देने लगी है। मैं बेटा चाहता था इसलिए नहीं कि बेटियां बोझ हैं, बल्कि इसलिए कि मेरा काम कोई संभाल सके, मगर उसने आधी बात छोड़ दी। फिर हाथ से सिर खुजाया और चुपचाप अंदर चला गया। बीवी वहीं आंगन में बैठ गई। थक कर टूट कर उसे खुद पर गुस्सा भी था। अफसोस भी, क्या मैं उसे मारने वाली औरत बन गई, या फिर सिर्फ एक मां थी जो अपनी बाकी औलाद को बचा रही थी? यह सवाल उसके सीने में गूंजता रहा जब तक वह सो न गई। उधर वह टोकरी, जो रात की नरम लहरों पर बहती चली आ रही थी, अब एक बिल्कुल अलग मंजर में पहुंच चुकी थी। सुबह के वक्त सूरज की रोशनी पेड़ की शाखों से छनकर जमीन पर गोल गोल बिंदी की तरह पड़ रही थी। नहर का पानी अब नदी में बदल चुका था। चौड़ी तेज बहाव वाली और आसपास हरियाली से घिरी हुई टोकरी एक वक्त पर जरा ज्यादा तेज लहर से टकराई और फिर बाईं तरफ एक झाड़ी में जाकर अटक गई।
वह झाड़ी घनी थी, सूखी डालियां, मोटे पत्ते और कांटेदार बेलों से घिरी हुई टोकरी वहीं झाड़ियों में फंस गई। हिलती रही मगर टस से मस न हुई। बच्ची अब तक सो रही थी। उस रेशमी दुपट्टे में लिपटी मां की आखिरी सांसों की गर्मी अभी तक उसके बदन से चिपकी थी। कुछ देर बाद टोकरी हिलनी बंद हो गई, लेकिन अब वह जंगल के उस हिस्से में थी जहां इंसान कभी नजर नहीं आता। जंगल का वह हिस्सा एकदम वीरान नहीं था। वहां हर रोज जंगल के जानवर पानी पीने आया करते। एक तरफ से झरने का मीठा पानी आता और दूसरी तरफ नदी की लहरें उसे अपने साथ मिलाकर बहा ले जाती। पेड़ों की घनी छांव में नरम जमीन पर छाए पत्तों के ढेर में से कभी किसी हिरण की हल्की आहट सुनाई देती तो कभी किसी बंदर की चंचल उछल कूद। लेकिन उस सुबह का मंजर कुछ और था। नदी किनारे की झाड़ी में एक टोकरी अटकी पड़ी थी, अधखुली सी, और भीतर से किसी नन्ही जान की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। कोई ध्यान देता तो समझ जाता कि यह इंसान की औलाद है, मगर जंगल में किसे परवाह। और फिर वह आई, एक भारी कद काठी वाली शेरनी, जंगल की मलिका शान और खौफ का नाम। वो धीरे धीरे झाड़ियों के पार से निकलकर किनारे पर आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था, चाल थकी थकी, आंखों में गम छिपा हुआ और चाल में मायूसी उसे प्यास लगी थी। वो नदी की तरफ झुकी और अपनी बड़ी बड़ी जुबान से ठंडे पानी की लंबी चुस्कियां लेने लगी। जैसे ही उसका गला तर हुआ और वह वापस जाने को मुड़ी, तभी वहां एक हल्की कमजोर सी चीख उसकी तेज कानों में पड़ी। शेरनी ठिठक गई, गर्दन मोड़ी, उसके कान बिल्कुल खड़े हो गए। आंखें नदी की लहरों से हटकर झाड़ियों की तरफ टिक गई। किसकी आवाज थी यह? वो चुपचाप कुछ देर खड़ी रही, फिर उसी तरफ कदम बढ़ाए। धीरे धीरे चौकन्नी निगाहों से इधर उधर झांकती हुई झाड़ियों में नजर गई तो सूखी टहनियों के बीच कुछ हिलता डुलता नजर आया, कुछ गोल सा, कुछ गीला सा। वो झुकी टोकरी थी, अधखुली सी, अंदर कुछ था जो अब फिर से हिला। शेरनी ने नाक आगे बढ़ाई, अपनी गर्म सांसें उस टोकरी पर छोड़ी और तभी दुपट्टे के बीच से एक नन्हा सा हाथ बाहर निकला, सफेद, नरम, कांपता हुआ। हाँ, फिर वही रोने की धीमी आवाज। शेरनी के बदन में एक लहर सी दौड़ गई, आंखें बड़ी हो गईं। ये क्या है, इंसान का बच्चा? उसने टोकरी में मुंह डालकर दुपट्टा थोड़ा हटाया और सामने था वो नन्हा सा चेहरा जो अभी अभी दुनिया में आया था और जिसे किसी ने दुनिया से काटकर इस वीराने में छोड़ दिया था। शेरनी कुछ पल बस देखती रही, फिर जैसे उसके दिल के किसी कोने में कोई पुरानी टीस जाग उठी। वो मंजर उसे याद आने लगा। कुछ हफ्ते पहले की बात, जब उसने खुद अपने बच्चों को जन्म दिया था, मगर एक एक करके सब मर गए थे। कभी बीमारी, कभी भूख, कभी शिकारी का जहर। अब उसकी कोख तो खाली हो चुकी थी, मगर ममता अब भी जिंदा थी। उसने फिर से टोकरी में झांका। बच्ची की आंखें भी अब खुल गई थीं। वो देख रही थी सीधे उस जानवर को जो अपने पंजों से इंसान को फाड़ देता है। मगर उस वक्त उसके चेहरे पर न शिकारी की झलक थी, न वैशी की। बस एक मां थी और उसके सामने एक प्यारी बच्ची। शेरनी ने टोकरी को अपनी गर्दन से धक्का दिया और उसे नजदीक कर लिया, फिर अपने भारी पंजे से धीरे धीरे बच्ची को छूने लगी, बहुत हल्के से, जैसे कोई कांच का टुकड़ा हो। बच्ची ने उस पंजे की गर्मी को महसूस किया और एक पल के लिए चुप हो गई। शेरनी ने उस नन्ही जान को सूंघा। उसकी गर्दन, उसके चेहरे, उसके कपड़ों से इंसान की खुशबू आ रही थी, मगर अब उसमें एक नई खुशबू शामिल हो रही थी, जानवर की ममता। शेरनी ने झाड़ियों के पीछे एक पेड़ के नीचे अपनी जगह बनाई, जमीन से सूखी घास को पंजों से अलग किया, एक छोटा सा कोना साफ किया, फिर उसने टोकरी को वहां खींच लिया और उस नन्ही बच्ची को टोकरी से निकालकर अपनी गर्म छाती से लगा लिया। बच्ची की हल्की हल्की सांसें अब तेज हो रही थीं और एक पल ऐसा आया जब वह शेरनी की गर्दन के पास लिपट गई, जैसे उसी की औलाद हो। शेरनी ने धीरे धीरे अपनी जीभ से उसके चेहरे को चाटा साफ किया और फिर उस पर अपनी ठोड़ी रख दी। अब वह बच्ची अकेली नहीं थी। उस वक्त जंगल की फिजा एकदम खामोश थी। कोई नहीं जानता था कि एक इंसानी औलाद को आज एक जंगली जानवर ने अपनी कोख से जोड़ लिया है। धीरे धीरे उसने एक पेड़ के नीचे अपनी जगह बनाई, जमीन से सूखी घास को पंजों से अलग किया, एक छोटा सा कोना साफ किया, फिर उसने टोकरी को वहां खींच लिया और उस नन्ही बच्ची को टोकरी से निकालकर अपनी गर्म छाती से लगा लिया। बच्ची की हल्की हल्की सांसें अब तेज हो रही थीं और एक पल ऐसा आया जब वह शेरनी की गर्दन के पास लिपट गई, जैसे उसी की औलाद हो।
शेरनी ने धीरे धीरे अपनी जीभ से उसके चेहरे को चाटा साफ किया और फिर उस पर अपनी ठोड़ी रख दी। अब वह बच्ची अकेली नहीं थी। उस वक्त जंगल की फिजा एकदम खामोश थी। कोई नहीं जानता था कि एक इंसानी औलाद को आज एक जंगली जानवर ने अपनी कोख से जोड़ लिया है। धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन झुकाई और बच्ची को दांतों में बेहद एहतियात से पकड़ लिया, ऐसे जैसे कोई अपनी पलकों के बीच फूल रख रहा हो। बिल्कुल आहिस्ता बेहद नरमी से वो बच्ची को लेकर उठी और जंगल की तरफ बढ़ी। अपनी गुफा की तरफ रास्ता आसान नहीं था, पत्थर, कांटे, झाड़ियां, मगर वह बहुत ध्यान से चल रही थी। हर कदम सोच समझ कर रख रही थी ताकि कहीं बच्ची को तकलीफ ना हो। कुछ ही देर में वह अपनी गुफा तक पहुंच गई, एक बड़ी सी दरार के अंदर जहां न सूरज की तेज किरणें पहुंचती थीं न बारिश का पानी। यह वही गुफा थी जहां उसके बच्चे पैदा हुए थे और फिर एक एक करके चले गए थे। आज फिर वही जगह आबाद होने जा रही थी। गुफा के अंदर पहुंचकर उसने जमीन पर पड़े सूखे पत्तों को हटा दिया, कोने की घास को अपने पंजों से साफ किया और फिर बच्ची को वहां रख दिया। नरम गर्म जगह पर बच्ची हल्का सा रोई। भूख की आवाज थी। शायद शेरनी को समझ नहीं आया कि क्या करें, मगर उसका दिल कह रहा था इस बच्ची को कुछ चाहिए। दूध वो उठी और जंगल के अंदर भागी। उसे याद था कि कुछ ही दूर एक हिरनी का बच्चा हुआ था और अक्सर हिरणों की बस्ती उस नाले के पार जाकर पानी पीती थी। शेरनी वहां तक गई, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बस उस जगह के पास जाकर बैठ गई और इंतजार करने लगी। कई घंटे यूं ही बीते। फिर एक वक्त आया जब एक बूढ़ी हिरनी अकेली वहां से गुजरी। शायद बीमार थी। कमजोर सी शेरनी उसके पास पहुंची और पहली बार उसकी आंखों में शिकारी की जगह एक दर्द था। शेरनी ने उसे घेरा नहीं, झपट्टा नहीं मारा, बस धीरे से उसके पास गई। बूढ़ी हिरनी ठिठक गई। एक जानवर की आंखें दूसरे जानवर की मंशा को पहचान लेती हैं। कुछ समझकर बूढ़ी हिरनी आगे बढ़ी और शेरनी की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई। शेरनी उसकी गर्दन के पास पहुंची और हल्के से सिर हिलाया जैसे कुछ मांग रही हो, और फिर वह अजीब सा मंजर देखने को मिला। हिरनी झुकी और शेरनी ने उसके थनों से कुछ दूध मुंह में लिया और तुरंत गुफा की तरफ भागी। गुफा पहुंचकर उसने बच्ची को उठाया, अपनी जीभ से उसका मुंह साफ किया और वह दूध अपनी जुबान से नन्ही बच्ची के होंठों तक पहुंचाया। बच्ची की आंखें चमक उठीं और उसने धीरे धीरे जबान से चाटना शुरू किया। वह दूध कम था, मगर जरूरत से ज्यादा था। उस वक्त शेरनी ने यह काम कई बार किया। उस बूढ़ी हिरनी से बार बार जाकर थोड़ा दूध लाती और बच्ची को पिलाती। हिरनी को शायद एहसास हो गया था कि शेरनी अब शिकारी नहीं रही, अब वह भी मां बन चुकी है। बच्ची ने दूध पिया और दिन गुजरता गया। रात हो गई थी। गुफा में ठंड थी, बाहर सन्नाटा। कभी कभी कोई उल्लू बोलता तो कोई झाड़ी हिलती, मगर शेरनी बच्ची के साथ चुपचाप बैठी थी। उसे सीने से लगाए अपने बदन की गर्मी से उसकी रग-रग को जिंदा रखे। वो अब सो चुकी थी। इंसान की बच्ची जो आज पहली बार किसी जानवर के सीने पर चैन से सोई थी, और शेरनी वो अब जाग रही थी, क्योंकि मां बनने के बाद नींद नहीं आती, सिर्फ फिक्र आती है। दिन गुजरते गए। वो नन्ही सी बच्ची अब कुछ दिन की हो चुकी थी। ना तो अब उसकी रोने की आवाज डराती शेरनी को, ना ही उसकी हरकतें उसे अजनबी लगती थीं। अब तो शेरनी हर पल उसके इर्द गिर्द ही रहती। कभी अपने पंजों से उसके लिए घास का बिछावन दुरुस्त करती, कभी अपनी जीभ से उसका चेहरा साफ करती। बच्ची अब धीरे धीरे मुस्कुराना भी सीख रही थी। शेरनी को अब यह इंसानी बच्ची अपनी ही औलाद लगने लगी थी। खुद तो कच्चा गोश्त खाती थी, मगर बच्ची के लिए वह अब तक कई बार उस बूढ़ी हिरनी के पास जा चुकी थी, जिससे अब एक अजीब सा रिश्ता बन गया था, जैसे दोनों माएं हों। बस एक जानवर की, एक इंसान की। एक रोज आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। जंगल के ऊंचे पेड़ झूमने लगे, जैसे जंगल कुछ कह रहा हो। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। झमाझम पहले बूंदें हल्की थीं, मगर फिर वह पानी जैसे आसमान से नहीं, किसी बाल्टी से उड़ेला जा रहा हो। पेड़ टूटने लगे, शाखें गीली होकर जमीन से टकरा रही थीं। आसमान बिजली से चकाचौंध हो रहा था। हर लम्हा एक नई चीख गुफा के अंदर भी टपकने लगी थी। छत शेरनी बेचैन हो गई। बच्ची घास पर लेटी थी, अब भी नींद में थी मग। ठंड उसके नाजुक बदन को छूने लगी थी। शेरनी उठी, गुफा के बाहर गई और तेज बारिश में जाकर कुछ बड़े बड़े पत्ते जमा किए। घास के सूखे टुकड़े जो झाड़ियों के नीचे बचे थे,
वह समेटे अपनी गर्दन और पीठ से उन्हें सूखा करने की कोशिश की। फिर गुफा के कोने में पहुंचकर एक और घोंसले जैसा कोना बना डाला। बच्ची को अपने मुंह से उठाकर वहां लिटाया और फिर खुद उसके चारों तरफ गोल होकर बैठ गई। उसकी ढाल बनकर बिजली कड़की तो बच्ची से हर गई, मगर शेरनी ने अपनी गर्दन उसकी पीठ पर रख दी, जैसे कह रही हो, डर मत, मैं हूं। दिन गुजरते गए। वो बच्ची अब 5 साल की हो चुकी थी, बिल्कुल तंदुरुस्त। प्यारी सी बड़ी बड़ी आंखों वाली उसकी सादगी में जंगल की सादगी थी, और उसके बर्ताव में शेरनी की झलक। जब वह पेड़ों के बीच दौड़ती तो शेरनी दूर से देखती, और उसके चेहरे पर कुछ ऐसा मंजर आ जाता जैसे कोई माँ अपने बच्चे को स्कूल की ड्रेस में पहली बार देखे। शेरनी अब ज्यादा बुदबुदाने लगी थी। उसकी आवाज में नरमी आ गई थी, जैसे वह बच्ची से बातें कर रही हो। बच्ची भी अब उसकी आंखें समझने लगी थी। कभी उसकी गर्दन से लिपट जाती, कभी उसके पंजों को पकड़कर खेलती। मगर जंगल में हर रिश्ता महफूज नहीं होता। एक दिन की बात है, शाम का वक्त था। बच्ची थोड़ी दूर तक खेलने गई थी। शेरनी उसी वक्त शिकार के लिए निकली थी, मगर दिल में बेचैनी लेकर अचानक झाड़ियों में हरकत हुई। पत्ते सिसक उठे और 2 खूंखार भेड़िए, काले बालों वाले, आंखों में भूख और चेहरों पर दहशत लिए एक साथ सामने आए। उनकी चाल से जाहिर था कि शिकार की तलाश में है, और बच्ची उन्हें एक आसान शिकार नजर आई। बच्ची घबरा गई। उसने पलटकर देखा और चीख मारने लगी, मगर उसकी चीख उससे ज्यादा किसी और के दिल को चीर रही थी। शेरनी के वो झट से दौड़ी झाड़ियों को चीरते हुए जमीन को कंपी हुई भेड़िए बच्ची की तरफ बढ़े ही थे कि एक गुर्राहट आई। शेरनी अपने पूरे गुस्से और मोहब्बत के साथ दोनों भेड़ियों पर टूट पड़ी। पहला भेड़िया शेरनी पर हमला करने लगा, मगर एक ही झटके में उसने उसे जमीन पर पटका और अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। दूसरा भेड़िया शेरनी की टांग पर झपटा, मगर बच्ची को नजर आते ही शेरनी ने जैसे अपनी ताकत दोगुनी कर दी। कुछ ही पल में दोनों भेड़िए वहीं लहूलुहान पड़े थे। एकदम तोड़ चुका था। दूसरा जंगल की गहराइयों में लंगड़ाता हुआ भाग गया। शेरनी बुरी तरह हाँफ रही थी। उसके जिस्म पर खरोंचें थी, मगर उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, बच्ची ठीक है? वो दौड़कर आई और शेरनी की गर्दन से लिपट गई। कई मिनट तक वह बस रोती रही। शेरनी भी उसका सर अपनी जीभ से सहलाती रही। उस शाम गुफा के अंदर एक गहराई भरी खामोशी थी, मगर उस खामोशी में एक अल्फाज था जो बार बार दोहराया जा रहा था। मां जंगल की फिजा में अब वह नरमी नहीं रही थी। गर्मियों की दस्तक थी। दरख्तों के पत्ते मुरझाने लगे थे और जमीन तप रही थी, मगर गुफा के अंदर एक नमी अब भी जिंदा थी। मां की ममता की नमी। शेरनी की जिंदगी अब बच्ची के बिना अधूरी लगती थी। जहां बच्ची जाती वो उसके साथ जाती। जिस पानी में बच्ची हाथ धोती वह पहले अपने पंजे से उसे परखती। जिस झाड़ी में बच्ची खेलती पहले वह जाकर सूंघती देखती और फिर झूम कर कहती, जा खेल। बच्ची अब 8 साल की हो गई थी। काले घने बाल, चेहरा ऐसा जैसे किसी तस्वीर से निकला हो, आंखें बड़ी और गहरी जैसे उनमें कोई बात छुपी हो। जंगल के सब जानवर अब उसे पहचानते थे। तोते, बंदर, हिरण सब उसे देखते ही रुक जाते। वह कभी किसी दरख्त से आम तोड़ लाती, कभी झील के किनारे बैठकर मछलियों को उंगली से छूती, कभी शेरनी की पीठ पर बैठ जाती और कहती, चल मां। ऊंचा ऊंचा शेरनी की आंखों में अजीब सी चमक आ जाती। कभी कोई सोचता भी न था कि शेरनी जो जंगल की मल्लिका थी, एक नन्ही सी बच्ची के आगे इतनी कमजोर बन जाएगी। मगर जंगल जंगल ही होता है। उस दिन शाम का वक्त था। बच्ची झाड़ियों में खेल रही थी। शेरनी कुछ ही दूरी पर लेटी थी, थकी हुई मगर चौकस। तभी एक सरसराहट हुई। जमीन पर घास कांप उठी और झाड़ी के पीछे से एक लंबा काला सांप धीरे धीरे बच्ची की तरफ बढ़ा। शेरनी की आंखें एक पल में खुलीं। वो उठा और बिना आवाज किए झाड़ियों की तरफ दौड़ी। बच्ची ने अभी तक कुछ नहीं देखा था। सांप ने फन उठा लिया था। उसकी नजर अब सीधी बच्ची पर थी, मगर इससे पहले कि वह झपटता, शेरनी ने छलांग लगाई और सांप को एक तरफ उछाल दिया। सांप फुफकारता हुआ जमीन पर गिरा और भागने लगा। शेरनी ने पीछा नहीं किया। वो बस बच्ची के पास जाकर खड़ी हो गई। बच्ची ने शेरनी की आंखों में देखा और कहने लगी, क्या हुआ मां? शेरनी ने अपना सिर उसके माथे से लगाया। शायद कहना चाहती थी, तू ठीक है, बस यही काफी है। कुछ ही दिन बाद एक और खतरा आया। इस बार 3 जंगली लोमड़ियां छोटी मगर चालाक, शायद उन्हें बच्ची की मौजूदगी ने चौंकाया या शेरनी ने यह महसूस कर लिया था
वह अपनी बच्ची को लेकर सतर्क हो गई थी। अब वह गुफा से बच्ची को बाहर कम ही निकालती, और अगर जाती भी तो हमेशा साथ रहती। एक शाम जब बच्ची नाले के पास बैठी हुई थी, लोमड़ियां फिर आईं, धीरे धीरे बिना आवाज किए, मगर शेरनी ने उनके इरादे पहचान लिए थे। वो जोर से गुर्राई, ऐसे कि पेड़ों से परिंदे उड़ गए। लोमड़ियां समझ गईं कि यह शिकार आसान नहीं। वो डर गई और उल्टे पांव जंगल की दूसरी तरफ भाग गई। शेरनी ने बच्ची को अपने पंजों के बीच लिया और घर लौट आई। वक्त बीतता गया। अब वह बच्ची जो कभी जंगल में किलकारियां भरती थी, अब 23 साल की हो गई थी। देखने में बहुत खूबसूरत, और उसकी सादगी अब भी जंगल के दिल में बसी हुई थी। वो जंगल के हर कोने को जानती थी, हर पेड़, हर झाड़ी, हर गुफा, जैसे उसे अपना घर बना लिया हो। मगर एक बात थी, इंसान की शक्ल उसने कभी नहीं देखी थी। कभी किसी इंसान से ना तो उसका कोई सामना हुआ था, और ना ही शेरनी ने उसे कभी किसी इंसान के बारे में बताया था। वह बस अपनी शेरनी माँ के साथ ही जीती थी। उसके अलावा कुछ और उसे जरूरी नहीं लगता था। एक दिन शेरनी को कुछ काम था। वह कुछ दूर जंगल में शिकार के लिए गई थी। बच्ची को अब अकेले रहना अच्छा लगता था, सो वो उस दिन एक बड़े से पेड़ की शाख पर चढ़ गई। पेड़ की ऊंचाई से जंगल का नजारा और भी सुंदर लगता था। वहां बैठकर वह दूर तक देख सकती थी। जहां तक नजर जाती, सिर्फ घना जंगल और खामोश मौसम था। बस शेरनी के पास से गायब होकर उसे थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा था, लेकिन वह फिर भी अपने वजूद में पूरी तरह खुश थी। इसी बीच जंगल से कुछ आवाजें आईं। ध्यान से सुनने पर पता चला कि यह कुछ अलग आवाजें थीं। कुछ घोड़े की टापों की आवाजें, और फिर मानो किसी के चलने की आवाज। लड़की ने नीचे देखा तो एक बड़ा काफिला आ रहा था। सिपाही घोड़े और बीच में एक 25 साल का जवान बादशाह कामरान बहादुर खान अपने सिपाहियों के साथ आ रहा था। बच्ची को यह सब पहली बार दिख रहा था। वो हैरान होकर नीचे देख रही थी कि इतने सारे लोग, घोड़े, और यह क्या तमाम चीजें हैं। बादशाह और उसके सिपाही उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठने लगे। वो सब थके हुए थे, इसीलिए बादशाह ने अपना घोड़ा खड़ा किया और नीचे आराम करने की सोची। तभी अचानक एक लंबा घना बाल पेड़ के ऊपर से बादशाह के सामने आकर गिरा। बादशाह की आंखें चौंधी आईं। उसने हैरानी से देखा और सोचा, ये बाल किसका है और ये पेड़ के ऊपर से क्यों गिरा। बादशाह ने फौरन ऊपर देखा। वहां पेड़ की ऊंचाई से एक लड़की बैठी थी, जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कुछ अजनबी भी लग रही थी। बादशाह थोड़ा चौंका, फिर कहा, अगर तुम इंसान हो तो नीचे आ जाओ। लड़की जब 23 साल की थी, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। आज पहली बार उसने अपनी तरह के लोग देखे थे। इंसान, वो सोच में पड़ गई क्या? यह वो लोग हैं जिनकी शक्ल कभी उसने सपनों में देखी थी। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। इससे पहले उसने कभी किसी से सीधे नहीं बात की थी। नहीं जानते हुए भी वह इन लोगों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रही थी। जब वह नीचे उतरी, बादशाह ने एक पल के लिए उसे ऐसे ही देखे रखा। वो इतनी खूबसूरत थी कि किसी भी इंसान की नजरें उस पर टिक जाएं। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो बादशाह को समझ में नहीं आ रहा था। बादशाह कुछ पूछने की कोशिश करता, मगर वह बोल नहीं पाई। मुस्कान के बिना उसकी आंखें बस चुपचाप धीमे से बादशाह को देख रही थीं। वह फिर भी सोच में था, किस दुनिया से आई हो तुम? इतने में शेरनी भी आ गई। वह बेहद चुपचाप थी, जैसे उसे किसी से कुछ नहीं कहना था। बस अपनी बेटी के पास आकर खड़ी हो गई। वो एक पल के लिए बच्ची को देखती रही और फिर अपनी गर्दन घुमा ली, जैसे उसने जान लिया हो कि इस मुलाकात का कोई असर नहीं होने वाला था। बच्ची और शेरनी के बीच एक चुप्पी सी जुबान थी, जिसे समझना उनके अलावा कोई और इंसान नहीं जानता था। बादशाह ने फिर भी सब कुछ देखा और एक लंबी सांस ली। क्या यह लड़ाई थी या दोस्ती? बादशाह ने जब उस लड़की और शेरनी के प्यार को देखा तो उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ एक गहरी समझ भी पैदा हुई। वो लड़की जो अब तक जंगल की धड़कन के साथ जीती आई थी, आज इंसानों के बीच खड़ी थी, और उस शेरनी का प्यार, वह एक अजीब सा एहसास था, जैसे उसने अपनी बेटियों की तरह उस इंसान के बच्चे को भी अपनाया हो। बादशाह, जो पहले अपनी दुनिया में खोया हुआ था, अब पूरी तरह उस खूबसूरती से अपना दिल दे चुका था। लेकिन फिर उसकी आंखों में एक अलग सी लग जागी। वो शेरनी और उस लड़की को देखता रहा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो।
बादशाह ने धीरे से कदम बढ़ाए और शेरनी से बात करना शुरू किया। उसकी आवाज में एक खास नरमी थी, एक इज्जत थी। तुम्हारी इस बच्ची को देखता हूं, मुझे ये बहुत पसंद आई है। उसने शेरनी से कहा, मैं चाहता हूं कि इस लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताऊं। मैं इसे अपनी रानी बना लूंगा। शेरनी, जो हमेशा अपने इलाके और अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद थी, अब बादशाह की बातों को सुनकर एक पल के लिए चुप हो गई। उसने बादशाह की आंखों में अपनी बेटी के लिए सचमुच की नीयत देखी। उसे समझ में आ गया कि यह बादशाह सिर्फ अपनी चाहत से ही नहीं बल्कि इज्जत और सच्चाई से यह रिश्ता चाहता है। फिर भी उसके दिल में एक हल्का सा डर था। क्या यह इंसान सच में इस लड़की को सही रखेगा? क्या उसकी नीयत सच्ची है? उसने बादशाह की बातों को समझा और धीरे से अपनी बेटी की तरफ देखा। फिर शेरनी ने इशारा किया, तुम्हारी नीयत साफ है, लेकिन इस लड़की को अकेला छोड़ना मुश्किल होगा। वो शेरनी के दिल में एक गहरी मां का एहसास था, जो अपनी बच्ची को किसी अनजान जगह भेजने से पहले बहुत कुछ सोचना चाहती थी। लड़की जो अब तक खामोश थी, अचानक रोने लगी। वो इंसानों के साथ कदम रखने के लिए तैयार नहीं थी और साथ ही अपने जंगल की दुनिया से दूर जाने का ख्याल उसे डराता था। उसकी आंखों में वही डर था जो उस दिन उसे अपनी मां से जुदा होने पर था। वह एक पल के लिए अपने जंगल, अपनी शेरनी मां और अपनी दुनिया को खोने का ख्याल कर रही थी। लड़की ने एक बार फिर अपनी मां यानी शेरनी की ओर देखा और फिर उसने धीरे धीरे बादशाह के साथ जाने की इजाजत दे दी। बादशाह ने शेरनी की बातें समझते हुए एक वादा किया, तुम दोनों को कभी अलग नहीं होने दूंगा। तुम जहां रहोगी मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। इसके बादशाह कामरान बहादुर ने अपने साथियों में यह ऐलान किया कि इस लड़की के साथ साथ यह शेरनी, जो इस लड़की की मां है, यह भी हमारे साथ महल में जाएगी। बादशाह कामरान बहादुर जब उस हसीन लड़की और शेरनी को लेकर अपने शाही महल पहुंचा तो पूरा महल हैरत में पड़ गया। एक शेरनी इंसान के साथ, और वह भी इतनी तमीजदार और खामोश। लेकिन सबसे ज्यादा नजरों में थी वह लड़की, जिसकी सूरत में सादगी और खूबसूरती थी, जिसकी आंखों में जंगली प्यारापन था और चाल में शेरनी जैसी छलक। बादशाह ने लड़की को अपने महल में खास जगह दी। उसे इंसानी तालीम दी जाने लगी, उठना बैठना, बोलचाल, कपड़े पहनना, तहजीब और आदाब सिखाए गए। और अजीब बात यह थी कि सिर्फ एक ही महीने में वह लड़की बिल्कुल इंसानों की तरह रहने चलने लगी। उसकी हरकतों में अब भी जंगल की सादगी थी, मगर अब उसमें एक शाही लहजा भी आ चुका था। महल के उस्तानियों ने उसका नाम सुल्ताना महरुख रखा। दूसरी तरफ शेरनी के लिए भी महल के अंदर ही एक खास कमरा तामीर करवाया गया, जिसमें खुली खिड़कियां, हरियाली और पानी का इंतजाम था। वो शेरनी वहीं आराम से रहने लगी, लेकिन अपनी बेटी को हर वक्त अपनी नजरों के सामने ही रखती। महरूक जब महल में घूमती तो शेरनी उसकी हर चाल देखती, कभी डरती, कभी फक्र से देखती। इधर बादशाह कामरान बहादुर का दिल अब पूरी तरह सुल्ताना महरुख पर आ चुका था। उसने अपने अमीरों वजीरों से मशवरा किया और फिर अपनी वालिदा यानी शाही बेगम से कहा, अम्मी जान, मैं एक ख्वाहिश लेकर हाजिर हुआ हूं। शाही बेगम ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है बेटा? कामरान ने हौले से कहा, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं जिसे मैं जंगल से लाया हूं, जिसे अब सुल्ताना महरूक कहा जाता है। शाही बेगम कुछ पल के लिए खामोश हो गई। उन्होंने एक नजर अपने बेटे पर डाली, फिर पूछा, तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारी पहली बीवी अभी जिंदा है? कामरान ने कहा, जी अम्मी, मुझे मालूम है, मगर मैं कोई नाइंसाफी नहीं करूंगा। मैं दोनों को बराबर दर्जा दूंगा। मेरी पहली बीवी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन सुल्ताना महरूक मेरा प्यार बन चुकी है। शाही बेगम ने बेटे की आंखों में सच्चाई देखी। उन्हें एहसास हो गया कि यह कोई फालतू का रिश्ता नहीं, बल्कि एक प्यार है जिसमें जंगल की आदतें और इंसान की मोहब्बत का संगम है। आखिरकार उन्होंने हामी भर दी, अगर तुम इंसाफ करोगे तो मेरा दिल भी तुम्हारे साथ है। उसके कुछ ही दिनों बाद पूरे महल को सजाया गया। शाही शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सुल्ताना महरू को खूबसूरत लिबास पहनाया गया। सोने के जेवर, रेशमी जोड़ा और हाथों में मेहंदी की खुशबू महक रही थी। शेरनी भी चुपचाप एक कोने में बैठी अपनी बेटी को देख रही थी। उसकी आंखों में गम नहीं था, बल्कि सुकून था कि उसकी बेटी अब एक नए सफर पर निकल रही है। बादशाह कामरान बहादुर और सुल्ताना महरुख की शादी हुई। शाही की मुबारकबादें दी गई और पूरी रियासत में उस शादी की मिसालें दी जाने लगीं।
लोग कहते यह बादशाह है जिसने जंगल की लड़की को अपनी रानी बनाया है, मगर महरुख की नजरों में तो दौलत उसकी शेरनी माँ थी, जो अब भी हर सुबह उसके कमरे की दहलीज पर बैठी नजर आती थी, जैसे आज भी अपनी बेटी की हिफाजत की कोशिश में लगी हो। शादी के बाद सुल्ताना महरुख को शाही महल की जिंदगी में धीरे धीरे शामिल किया गया। वह जो अब तक जंगल की मिट्टी में पली बढ़ी थी, अब रेशम के गैलाफों, सोने की दीवारों और मोहरबंद दरो दीवार के दरमियान जिंदगी गुजारने लगी। मगर उसकी फितरत अब भी वहीं थी, सादा सादगी। नर्म दिल महरूक महल में जितनी जल्दी घुल मिल गई, उतनी ही जल्दी उसकी सीरत ने लोगों के दिल जीत लिए। वो खामोश रहती, मगर उसकी आंखें हर किसी से बात करती। जब कभी बादशाह कामरान उसके पास बैठता तो वह उसकी बातों को सुनती, मुस्कुराती, मगर बोलती कम थी। शायद जंगल की खामोशी अब भी उसके अंदर कहीं बाकी थी। शेरनी जो हमेशा उसके साथ रहती थी, अब महल में एक खास जगह पर रखी गई थी। ऐसा कमरा जो बिल्कुल उसके लिए ही बनाया गया था। वहां पेड़ की मोटी शाखें बिछाई गई थीं, दीवारों पर हरे पर्दे और पानी का एक छोटा सा तालाब था। महरुख रोज शेरनी से मिलने जाती, उसके गले से लिपटती, सर उसकी गर्दन पर रखती, और वह शेरनी अपनी बेटी को ऐसे सूंघती जैसे कह रही हो, मैं अब भी तेरे साथ हूं बेटा, चाहे तू इंसानों के बीच चली गई हो। लेकिन महल की दीवारों में एक और कहानी भी पल रही थी। बादशाह की पहली बीवी, जिसका नाम किसी ने ज्यादा नहीं लिया, लेकिन जिसकी मौजूदगी महल में थी, वो बादशाह की बचपन की मंगेतर थी, रियासत के बड़े वजीर की बेटी, और अब रानी के ओहदे से हटकर सिर्फ एक बीवी रह गई थी। जब उसे खबर मिली कि बादशाह जंगल की किसी गुमनाम लड़की से शादी कर लाया है, तो उसके दिल में चिंगारी उठी, जलन की, नाराजगी की, और सबसे ज्यादा उस बेइज्जती की जो उसने महसूस की थी। वो अक्सर अपने खास गुलामों और दासियों से कहती, बादशाह पर जरूर कोई जादू कर दिया है इस जंगली लड़की ने, वरना मेरी मौजूदगी में दूसरी शादी, और वह भी एक गुमनाम लड़की से। दासियां चुप रह जाती, मगर ऐसा लगता जैसे महल की दीवारों ने सब सुन लिया था। एक रोज महरुख शाही बाग में टहली कर रही थी, जहां बादशाह और उसकी पहली बीवी अक्सर मिलते थे। वहीं से गुजरते हुए जब पहली बीवी ने महरुख को देखा, तो उसकी नजरों में अजीब सा तासुर था। न नफरत पूरी, न मोहब्बत का कोई निशान, बस एक गैरत का गम जो उसकी आंखों से टपक रहा था। महरुख ने आदाब किया। पहली बीवी ने जवाब तो दिया, मगर लहजे में तलखी थी। बहुत जल्द सीख लिया सब कुछ, जंगल में कौन सिखाता है इतना अदब, महरुख ने नरम आवाज में कहा। जंगल ने सिखाया, नरमी महल ने सिखाया बोलना। पहली बीवी कुछ पल महरुख को देखती रही, फिर चुपचाप पलट गई। बादशाह कामरान, जो हर दिन सुल्ताना महरुख के साथ कुछ वक्त गुजारता, अब उसके बगैर अधूरा महसूस करता। वह जानता था कि पहली बीवी की नाराजगी जायज है, मगर सुल्ताना महरुख की सादगी और खुश अखलाकी भी इनकार के काबिल नहीं। वो दोनों बीवियों के बीच कोई तकरार नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक रोज पहली बीवी को बुलाकर साफ कहा, मैंने नाइंसाफी नहीं की, तुझे तेरे दर्जे से महरूम नहीं किया। पहली बीवी ने आंखें फेर लीं, मगर दिल ही दिल में जान गई कि अब लड़ाई उससे नहीं, उसके ओहदे से है। महरुख, जो अब रानी बन चुकी थी, शाही लिबास पहनती, मगर उसकी चाल में अब भी जंगल की सादगी थी। कभी कभी वह रात को शेरनी के पास जाकर चुपचाप उससे लिपट जाती, जैसे पूछ रही हो, अम्मा तू अब भी मेरी है ना। शेरनी अपने पंजों से उसका चेहरा सहलाती, उसके बालों में नाक लगाकर पहचानती, जैसे कह रही हो, हाँ बेटा, तू अब भी मेरी वही बच्ची है जो टोकरी में पड़ी रो रही थी। शाही दीवारों में एक नई मोहब्बत पल रही थी, मगर परछाइयां अब भी थीं। पहली बीवी की नाराजगी और शाही दुनिया की जंगली बेटी की नरमी। महल की रौनकें अब कुछ बदल सी गई थीं। एक तरफ बादशाह कामरान और सुल्ताना महरुख की नई नई मोहब्बत, तो दूसरी तरफ पहली बीवी की खामोश जलन, जिसे उसने दिल की तहों में छुपा कर रखा था। वो रोज आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को देखती, अपने जेवरों को पहनती, बालों में गजरा लगवाती, मगर जब भी किसी को महरुख की तारीफ करते सुनती, तो जैसे किसी ने उसके दिल के अंदर कांटे बो दिए हों। जंगल की लड़की में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? यह सवाल उसकी रूह से उठकर उसकी आंखों तक चला आता, मगर जब भी वह महरुख के सामने होती, तो जुबान पर एक नरम मुस्कान होती। कैसी तबीयत है तुम्हारी? सुल्ताना और महरुख उसी अदब से जवाब देती, माँ, मगर उसकी फितरत अब भी वहीं थी,
सादा सादगी नर्म दिल महरूक महल में जितनी जल्दी घुल मिल गई, उतनी ही जल्दी उसकी सीरत ने लोगों के दिल जीत लिए। वो खामोश रहती, मगर उसकी आंखें हर किसी से बात करती। जब कभी बादशाह कामरान उसके पास बैठता तो वह उसकी बातों को सुनती, मुस्कुराती मगर बोलती कम थी। शायद जंगल की खामोशी अब भी उसके अंदर कहीं बाकी थी। शेरनी जो हमेशा उसके साथ रहती थी, अब महल में एक खास जगह पर रखी गई थी। ऐसा कमरा जो बिल्कुल उसके लिए ही बनाया गया था। वहां पेड़ की मोटी शाखें बिछाई गई थीं। दीवारों पर हरे पर्दे और पानी का एक छोटा सा तालाब था। महरुख रोज शेरनी से मिलने जाती, उसके गले से लिपटती, सर उसकी गर्दन पर रखती और वह शेरनी अपनी बेटी को ऐसे सूंघती जैसे कह रही हो, मैं अब भी तेरे साथ हूं बेटा, चाहे तू इंसानों के बीच चली गई हो। लेकिन महल की दीवारों में एक और कहानी भी पल रही थी। बादशाह की पहली बीवी, जिसका नाम किसी ने ज्यादा नहीं लिया, लेकिन जिसकी मौजूदगी महल में थी, वो बादशाह की बचपन की मंगेतर थी, रियासत के बड़े वजीर की बेटी, और अब रानी के ओहदे से हटकर सिर्फ एक बीवी रह गई थी। जब उसे खबर मिली कि बादशाह जंगल की किसी गुमनाम लड़की से शादी कर लाया है, तो उसके दिल में चिंगारी उठी, जलन की, नाराजगी की, और सबसे ज्यादा उस बेइज्जती की जो उसने महसूस की थी। वो अक्सर अपने खास गुलामों और दासियों से कहती, बादशाह पर जरूर कोई जादू कर दिया है इस जंगली लड़की ने, वरना मेरी मौजूदगी में दूसरी शादी, और वह भी एक गुमनाम लड़की से, दासियां चुप रह जाती। मगर ऐसा लगता जैसे महल की दीवारों ने सब सुन लिया था। एक रोज महरुख शाही बाग में टहली कर रही थी, जहां बादशाह और उसकी पहली बीवी अक्सर मिलते थे। वहीं से गुजरते हुए जब पहली बीवी ने महरुख को देखा तो उसकी नजरों में अजीब सा तासुर था। ना नफरत पूरी, ना मोहब्बत का कोई निशान, बस एक गैरत का गम जो उसकी आंखों से टपक रहा था। महरुख ने अदाब किया। पहली बीवी ने जवाब तो दिया, मगर लहजे में तलखी थी, बहुत जल्द सीख लिया। सब कुछ जंगल में कौन सिखाता है? इतना अदब? महरुख ने नरम आवाज में कहा, जंगल ने सिखाया, नरमी महल ने सिखाया। बोलना। पहली बीवी कुछ पल महरुख को देखती रही, फिर चुपचाप पलट गई। बादशाह कामरान, जो हर दिन सुल्ताना महरुख के साथ कुछ वक्त गुजारता, अब उसके बगैर अधूरा महसूस करता। वह जानता था कि पहली बीवी की नाराजगी जायज है, मगर सुल्ताना महरुख की सादगी और खुश अखलाकी भी इनकार के काबिल नहीं। वो दोनों बीवियों के बीच कोई तकरार नहीं चाहता था। इसलिए उसने एक रोज पहली बीवी को बुलाकर साफ कहा, मैंने नाइंसाफी नहीं की, तुझे तेरे दर्जे से महरूम नहीं किया। पहली बीवी ने आंखें फेर लीं, मगर दिल ही दिल में जान गई कि अब लड़ाई उससे नहीं, उसके ओहदे से है। महरुख, जो अब रानी बन चुकी थी, शाही लिबास पहनती, मगर उसकी चाल में अब भी जंगल की सादगी थी। कभी कभी वह रात को शेरनी के पास जाकर चुपचाप उससे लिपट जाती, जैसे पूछ रही हो, अम्मा तू अब भी मेरी है ना? शेरनी अपने पंजों से उसका चेहरा सहलाती, उसके बालों में नाक लगाकर पहचानती, जैसे कह रही हो, हाँ बेटा, तू अब भी मेरी वही बच्ची है जो टोकरी में पड़ी रो रही थी। शाही दीवारों में एक नई मोहब्बत पल रही थी, मगर परछाइयां अब भी थीं। पहली बीवी की नाराजगी और शाही दुनिया की जंगली बेटी की नरमी। महल की रौनकें अब कुछ बदल सी गई थीं। एक तरफ बादशाह कामरान और सुल्ताना महरुख की नई नई मोहब्बत, तो दूसरी तरफ पहली बीवी की खामोश जलन, जिसे उसने दिल की तहों में छुपा कर रखा था। वो रोज आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को देखती, अपने जेवरों को पहनती, बालों में गजरा लगवाती, मगर जब भी किसी को महरूख की तारीफ करते सुनती तो जैसे किसी ने उसके दिल के अंदर कांटे बो दिए हों। जंगल की लड़की में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? ये सवाल उसकी रूह से उठकर उसकी आंखों तक चला आता। मगर जब भी वह महरुख के सामने होती तो जुबान पर एक नरम मुस्कान होती। कैसी तबीयत है तुम्हारी? सुल्ताना और महरुख उसी अदब से जवाब देती, मैं ठीक हूं। मगर उस मुस्कान के पीछे जो रंज था वो महल की दीवारों को नजर आता, मगर महरुख ना समझ पाती, ना समझना चाहती। पहली बीवी अब सुल्ताना महरुख की हर चाल पर नजर रखती थी। वह कहती कुछ नहीं थी, मगर हर गुलाम, हर दासी से पूछती, आज सुल्ताना कहाँ गई थी, क्या खाया, उन्होंने बादशाह उनके पास कितनी देर बैठे। उसकी नजरों में जलन नहीं थी, बल्कि एक टूटा हुआ एतबार था जो वक्त के साथ घुलता जा रहा था। कभी कभी वो रात के वक्त अकेले बाग में टहलती, आंखें आसमान की तरफ, जैसे अपने आप से पूछ रही हो, मेरा कसूर क्या था?
दूसरी तरफ महरुख अब भी वैसी ही थी, सादी, शफाफ, दिल से नरम। वो शेरनी के पास ज्यादा वक्त गुजारती, उसे बातें करती, बालों में उंगलियां फिरवाती। एक रात जब महरुख बाग में शेरनी के साथ बैठी थी तो शेरनी ने अचानक उसकी तरफ देखा, बहुत गहरी, बहुत जानी पहचानी नजर से। महरुख ने पूछा, क्या हुआ अम्मा? शेरनी ने बस गर्दन झुकाई और उसके हाथ को अपनी जुबान से छुआ, जैसे कह रही हो, बेटा संभल के, यह महल जंगल से ज्यादा खतरनाक है। बादशाह कामरान अब भी सुल्ताना महरुख से बेपनाह मोहब्बत करता था। वो उसके लिए तरह तरह की किताबें लाता, उस्तादनियों से इल्म सिखवाता, ताकि महरुख न सिर्फ महल की रानी बने बल्कि पूरे रियासत की समझदार बानो भी। मगर इसी मोहब्बत का नतीजा था कि पहली बीवी का दिल दिन ब दिन स्याह होता जा रहा था। उसने अब कोई चाल नहीं चली थी, मगर उसकी आंखें अब नफरत से भरी रहने लगी थीं। उसने अपने दिल की दीवारें ऊंची कर ली थीं, जिसमें न कोई मोहब्बत दाखिल हो सकती थी, न माफी। एक रोज शाही दस्तरखान पर पहली बीवी सुल्ताना महरुख और बादशाह कामरान तीनों मौजूद थे। सबके सामने पहली बीवी ने मुस्कुराकर कहा, सुल्ताना, सुना है अब आप इल्म भी सीख रही हैं। वाकई जंगल की हवा ने आपको बहुत तेज बना दिया है। महरुख ने कहा, इल्म तो शायद आप भी जानती हैं, हम तो बस सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बादशाह कामरान ने दोनों को देखा। महरुख की मुलामियत और पहली बीवी की लफ्जों में लिपटी तलखी। वो कुछ समझा, मगर कहाँ कुछ नहीं। शेरनी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखें अब इंसानों की चालाकियों को पहचान चुकी थीं। वक्त आगे बढ़ रहा था, मगर दिलों की दूरियां भी बढ़ती जा रही थीं। सुल्ताना महरुख अपनी दुनिया में खुश थी, मगर जो आग महल की दूसरी औरत के दिल में जल रही थी, वह अब धुआं बनकर महल के कोनों से उठने लगी थी। महल के अंदर सब कुछ बाहर से वैसा ही था, चमक, रौनक, तहजीब, मगर अंदरूनी हालात धीरे धीरे सुलगती राख की तरह थे। पहली बीवी अब खामोशी से जलती नहीं थी, अब वह जलाकर बुझाना चाहती थी। उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान और दिल में कड़वाहट का समंदर था। उसे मालूम था सुल्ताना महरुख का वजूद ही उसकी मोहब्बत की सबसे बड़ी हार है। बादशाह अब महरुख से हर लम्हा और हर ख्वाब जोड़ चुका था। यह हकीकत पहली बीवी को बर्दाश्त नहीं थी। एक सुबह जब महल की फिजा कुछ नरम थी, पहली बीवी ने महरुख के कमरे में दस्तक दी। सामने बैठकर मुस्कुराई और बोली, सुल्ताना, आज मौसम बड़ा खुशगवार है। सोचा क्यों ना हम दोनों मिलकर नदी किनारे थोड़ा घूम आए। वैसे भी तुम्हें ताजा हवा की जरूरत होती होगी, महल की दीवारों में तो तुम घुटती होगी ना। महरुख ने थोड़ी हैरानी से देखा, मगर पहली बीवी की बातों में जो नरमी थी वो उसे धोखा ना लगी। अगर आप साथ चलेंगी तो क्यों नहीं, महरुख ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शेरनी उस रोज किसी जरूरी काम से गई हुई थी। महल के बाहर किसी जंगल की तरफ इत्तेफाक से पहली बीवी को यही मौका मिला था, जिसका वह अरसा से इंतजार कर रही थी। नदी का किनारा, जहां दूर तक हरे भरे पेड़, पानी की रवानी में सुकून और हवा में ठंडक थी। महरुख ने अपनी चप्पलें उतारी और पानी के पास जाकर बैठ गई। हवा उसके बालों से खेल रही थी, चेहरा एकदम प्यारा, आंखों में बेफिक्री। बहुत अच्छा लग रहा है यहां, उसने पहली बीवी की तरफ देखकर कहा। पहली बीवी ने भी मुस्कुराकर हामी भरी, मगर उस मुस्कान के पीछे नीयत स्याह थी, बहुत स्याह। वो धीरे धीरे महरुख के पास गई, उसके पीछे खड़ी हुई और अचानक धक्का दे दिया। महरुख की एकदम चीख निकली, अम्मा, और अगले ही पल वो पानी में जा गिरी। नदी की लहरें तेज थीं, पलकों में डर, दिल में घबराहट, मगर संभलने का वक्त ही ना मिला। महरुख हाथ पांव मारती रही, मगर पानी उसे बहा कर ले गया, दूर, बहुत दूर। पहली बीवी ने एक गहरी सांस ली, एक खतरनाक इत्मीनान के साथ पीछे मुड़ने लगी कि अब सब खत्म हो गया। वो अभी 2 कदम ही मुड़ी थी कि एक गूंजदार दहाड़ ने उसके पांव रोक दिए। घर वो सिहर उठी, आंखें फैल गईं, और सामने शेरनी, जिसकी आंखों में अब वो ममता नहीं थी, बस आग थी, जला देने वाली आग। शेरनी ने एक पल को भी इंतजार नहीं किया, पहली बीवी की तरफ झपट पड़ी। वो चीखी, नहीं, रुक जाओ। मगर अब रुकना मुमकिन नहीं था। शेरनी ने उसे जमीन पर गिरा लिया, अपने पंजों से चीर डाला। खून, मिट्टी और सजा, सारी हदें पार हो चुकी थीं। पहली बीवी की आंखें खुली की खुली रह गईं। शेरनी खड़ी रही, कुछ पल सांस लेती हुई। कहीं दूर महरुख की आवाज जैसे हवाओं में तैर रही थी, अम्मा। शेरनी की आंखों से एक कतरा गिरा, ना जाने वह आंसू था या पछतावे की बारिश।
महल के गलियारों में उस दिन एक अजीब सी बेचैनी थी। सूरज ढलने को था, छतों से धूप खिसक कर जमीन पर बिछ गई थी, मगर बादशाह कामरान बहादुर की आंखों में एक सवाल अटका हुआ था। दोनों बीवियां एक साथ बिना बताए कहां चली गईं? उन्हें सुबह देखा गया था, साथ में मुस्कुराते हुए, और फिर ना कोई निशान, ना कोई पैगाम। सिपाही एक तरफ जंगल छान रहे थे और दूसरी तरफ सिपाही दरिया के रास्ते देख रहे थे। बादशाह का दिल घबरा रहा था। एक तरफ पहली बीवी जो उसके साथ बचपन से थी, दूसरी तरफ सुल्ताना महरुख जिस पर उसकी जान वारी जाती थी। शाम की स्याही उतरने लगी थी। अचानक महल के दरवाजे पर अफरा तफरी मच गई। शेरनी लौट आई थी। वह धीरे धीरे महल की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, मगर उसके चेहरे पर अब पहले जैसी मोहब्बत की चमक नहीं थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था, नाक फड़क रही थी, आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। सिपाही सहम गए। खौफ ने दरबानों के कदमों को जाम कर दिया, मगर शेरनी किसी से नहीं रुकी। सीधा बादशाह के सामने पहुंची। उसने अपनी भारी सांसों के बीच कामरान बहादुर की बाजू अपने दांतों से नहीं, मगर अपने पंजों से धीरे से खींची, जैसे कह रही हो, चलो मेरे साथ नदी के किनारे। बादशाह ने हैरत से उसकी आंखों में देखा, फिर कुछ सिपाहियों को इशारे से बुलाया और चल पड़ा। उसके पीछे नदी तक का रास्ता चुप था, जैसे हर पेड़, हर हवा कुछ छुपा रही हो। शेरनी आगे आगे चल रही थी, कभी पलटकर देखती, कभी सिर झटकती। जब सब लोग किनारे पहुंचे तो कुछ दूरी पर जमीन पर पड़ा लिबास दिखा, बिल्कुल बेहरकत, जैसे कोई सोया हुआ हो या हमेशा के लिए सो गया हो। पास जाकर देखा तो पहली बीवी की लाश पड़ी थी। बादशाह का दिल दहल गया, मगर इससे भी बड़ा सदमा उसे तब हुआ जब इधर उधर देखा गया और सुल्ताना मेहरू कहीं नजर न आई। बादशाह के दिल में एक तीर सा चुभा। क्या यह शेरनी मेरी दोनों बीवियों को खा गई? एक तरफ उसके सामने पहली बीवी की लाश, दूसरी तरफ सुल्ताना गायब और बीच में खड़ी थी। वही शेरनी जिसने उसकी बीवी का जंगल में ख्याल रखा, मगर आज उसके मुंह पर खून था। बादशाह ने अपनी तलवार निकाली, गुस्से से कांपता हुआ आगे बढ़ा, मगर शेरनी बस उसे देखती रही। एक गमगीन जानवर की तरह कामरान बहादुर चीख पड़ा, इस शेरनी ने मेरी महरूक को खा लिया है, इसने दोनों को मारा है। आखिर यह एक जानवर ही तो है। उसने हुक्म दिया, इस शेरनी को कैद कर लो, तुरंत इसे लोहे की सलाखों के पीछे डाल दो। सिपाही आगे बढ़े। शेरनी ने कोई जद्दोजहद नहीं की। उसने बस पीछे मुड़कर एक बार दरिया की तरफ देखा, जहां महरुख आखिरी बार खुश होकर मुस्कुराई थी। उसके बाद वह चुपचाप कैद हो गई। बादशाह लौट आया, दिल में तूफान, आंखों में खून की लाली, जुबान पर सिर्फ एक नाम महरुख, मगर ना कोई जवाब मिला, ना कोई निशानी। नदी का पानी उस रोज कुछ ज्यादा ही तेज बह रहा था। सुल्ताना महरुख की आंखें बंद थीं, सांसें धीमी थीं, और जिस्म बेहिस्सा पानी उसे बहुत दूर ले गया था। महल, जंगल, शेरनी सब पीछे छूट गया। जाने कितनी देर, कितनी दूर तक वह पानी में बहती रही। वह किसी मोड़ पर आकर एक गीली रेत से भरी जमीन पर टिक गई। नदी के किनारे एक छोटी सी बस्ती में वहीं उसी वक्त एक 50 साल की औरत अपना कपड़ों का गट्ठर उठाए नदी के किनारे आई थी। माथे पर पसीना था, हथेलियों में झुर्रियां, मगर दिल में प्यार भरा था। उसकी नजर जैसे ही उस बेहोश लड़की पर पड़ी तो हाथ का सब काम छोड़कर दौड़ पड़ी। अरे यह कौन है? उसने सुल्ताना के चेहरे से बाल हटाए। वह इतनी खूबसूरत थी कि कुछ पल को तो वह औरत देखती रह गई। फिर जल्दी जल्दी पानी के छींटे मारे धीरे धीरे महरुख की आंखों में हरकत आई, मगर उसकी आंखों में अजनबीपन था। तुम कौन हो बेटी? महरुख ने आंखें घुमाई, आसमान देखा, दरख्त देखा, मगर मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं। उसकी आवाज में टूटन थी, चेहरे पर उलझन और सीने में एक खालीपन। उसी वक्त उस औरत ने तस्दीक कर ली कि इस लड़की को कुछ हो गया है। यादें चली गई हैं। वह उसे सहारा देकर अपने घर ले आई। गांव का एक सादा सा घर, मिट्टी की दीवारें, टूटी खाट और दाल की खुशबू। कुछ ही दिनों में वह लड़की, जिसे अब सब नदी किनारे वाली लड़की कहते थे, उस छोटे से घर का हिस्सा बन गई। उस औरत ने उसकी देखभाल ऐसे की जैसे अपनी बेटी हो। सिर पर तेल लगाना, रोटी बनाना सिखाना, यहां तक कि नाम तक रख दिया। बुलबुल उधर महल में बादशाह कामरान बहादुर चैन से बैठ नहीं पाया। एक बीवी की लाश मिल गई थी, मगर दूसरी का ना कोई सुराग, ना कोई निशान। वो रोज नए ऐलान करवाता, हर दरबार में आवाज लगवाता, जो सुल्ताना महरूख का पता लाएगा उसे खजाने से इनाम मिलेगा।
यह बात धीरे धीरे दूर दराज इलाकों तक फैल गई और फिर एक दिन वो 50 साल की औरत भी यह सुनती है। वह अपने ख्यालों में खो जाती है, कहीं यह लड़की बादशाह की ही बीवी तो नहीं। इतनी खूबसूरत, बेजान और याददाश्त भी नहीं। वो अपने शौहर से बात करती है जो 60 साल का हो चला था, मगर आंखों में अब भी पैसे की चमक थी। वो कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, अगर वाकई ये वही है तो बादशाह हमें मालामाल कर देगा। एक सुबह वह आदमी सुल्ताना महरुख को ले जाता है, बुलबुल के नाम से, बिना यह बताए कि उसे कहाँ ले जा रहा है। रास्ते में बस इतना कहता है, एक जगह चलना है, हो सकता है तुम्हारी यादें लौट आएं। महल पहुंचते ही हड़कंप मच जाता है। सिपाही उस लड़की को बादशाह के सामने लाते हैं और जैसे ही कामरान बहादुर की नजर उस चेहरे पर पड़ती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। महरुख वो आगे बढ़ता है, उसके चेहरे को छूता है, मगर महरुख बस देखती है, उसे कुछ याद नहीं। बादशाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह मेरी है, यह मेरी महरुख है। वह उस 60 साल के आदमी को ढेर सारा इनाम देता है, सोने की थालियां, चांदी के सिक्के, महंगे कपड़े, मगर उसका दिल अब भी खाली है। धीरे धीरे कई हफ्तों में जब महरुख वहीं सब जगह देखती है, महल की दीवारें, शेरनी की आवाज तो उसकी आंखें गीली हो जाती हैं। एक दिन वह अचानक कहती है, मैंने नदी में चीख मारी थी। बादशाह भागकर उसके पास आता है। महरुख, तुम्हें याद आ गया? और हां, उसे याद आ गया। पहली बीवी, नदी का धक्का, शेरनी का दहाड़ना, सब कुछ जैसे कोई पर्दा उठ गया हो। महरुख ने बादशाह को पूरी कहानी बताई। उसी रोज बादशाह हुक्म देता है, शेरनी को रिहा कर दो। उसने हमारी महरुख को नहीं मारा था, बल्कि वह तो हमसे वफादार थी। शेरनी को कैद से निकाला गया, वह भी अब चुप थी, समझदार जानवर की तरह। कुछ दिन बाद शाह ने एक फरमान भिजवाया। वो दोनों बूढ़े मियां बीवी जो महरुख को यहां लाए थे, उन्हें फिर से महल बुलाया जाए। उन्हें इज्जत के साथ लाया गया। महल के दीवान खाने में उस रोज बड़ा ही खामोश माहौल था। बादशाह कामरान बहादुर अपने तख्त पर बैठा हुआ था। पास ही सुल्ताना महरुख मौजूद थी, जो अब होश में आ चुकी थी, मगर उसकी आंखों में अब भी उलझन और सवालात तैर रहे थे। और उसके ठीक बाईं तरफ शेरनी बैठी थी, वही शेरनी जिसने महरुख को अपने दूध पिलाया था, उसे नियम के पेड़ तले अपने बच्चों की तरह सहेजा। मगर आज उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। उसी वक्त दरबान ने ऐलान किया, बादशाह सलामत। वह दोनों लोग हाजिर हैं जिनकी बदौलत सुल्ताना महरुख दोबारा महल लौटी है। बादशाह ने इशारा किया और वह दोनों, एक 50 साल की औरत और 60 साल का मर्द, दीवान खाने में दाखिल हुए। दोनों के चेहरे पर झिझक और ताबेदारी थी। मर्द की आंखों में उम्मीद की चमक थी, जैसे इनाम की तलब उसके जिस्म से पहले उसकी रूह में उतर आई हो। औरत सादगी से सिर झुकाए खड़ी थी, लेकिन जैसे ही वह मर्द अंदर आया, शेरनी अचानक गुर्राई और अगले ही लम्हे उस आदमी पर झपट पड़ी। पूरा महल दहल उठा, सिपाही भागे भागे आए, शोर मच गया। लेकिन शेरनी तो जैसे उस आदमी की जान से मारने पर आमादा थी। उसके पंजे उस मर्द की छाती पर पड़े थे और मर्द की चीखें फैजा में फैलने लगीं। रोको इसे, इसको काबू में करो। बादशाह की गूंजती हुई आवाज से दरबार हिला। सिपाही हाथों में भाले और रस्सियां लेकर शेरनी की तरफ बढ़े, लेकिन तभी सुल्ताना महरुख अपनी जगह से चीखी, अम्मा रुको, छोड़ दो उसे। जैसे ही महरुख की आवाज शेरनी के कानों में पड़ी, वो पल भर को थम गई। उसकी आंखें नरम पड़ गई, पंजे वापस खींचे और जमीन पर बैठ गई, जैसे किसी बेटी की पुकार ने उसकी ममता जगा दी हो। पूरा दीवान खाना सन्नाटे में डूब गया। सुल्ताना महरुख उठी और धीरे धीरे शेरनी के पास जा पहुंची। वह उसके माथे को सहलाने लगी और बोली, यह शेरनी कोई सिर्फ जंगली जानवर नहीं, इसने मुझे अपनी औलाद समझकर पाला है। इसने आज तक किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर आज इस पर ऐसी दहशत क्यों तारी हो गई? जरूर यह कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। बादशाह ने ताज्जुब से पूछा, अजीब बात है, यह तो हमेशा सुल्ताना के साथ रही है, मगर आज सिर्फ इस मर्द पर क्यों झपट्टी? इस औरत पर तो कुछ नहीं झपट्टी। ऐसा क्या देखा इसने? अब बादशाह का रुख उस 50 साल की औरत की तरफ हुआ। वो कांपती आवाज में बोली, बादशाह सलामत, इस शेरनी की आंखों में जो है वो सच्चाई है। अगर इसने मेरे शौहर पर झपट्टा मारा है तो यकीनन वजह होगी। बादशाह ने सख्ती से कहा, वजह बताओ, वरना तुम्हारे शौहर को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो थरथराती हुई बोली,
मेरे शौहर को बेटियों से नफरत थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो डर के मारे मैंने उस बच्ची को नरम कपड़े में लपेटकर आंखों से आंसू बहाते हुए नदी में बहा दिया था। महरुख के दिल की धड़कन रुक सी गई। बादशाह का चेहरा भी सख्त हो गया। औरत ने आगे कहा, उस बच्ची के दोनों कंधों के नीचे एक छोटा सा काला निशान था। तिल जैसा मेरी आंखें आज तक उस निशान को नहीं भूली। बादशाह ने फौरन सुल्ताना महरुख की तरफ देखा और अपनी बीवी को अंदर ले गया और कहा, महरुख, जरा अपना कंधा दिखाओ। महरुख ने थोड़ा झिझकते हुए अपनी चुनरी सरकाई। बादशाह ने गौर से देखा और फिर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ठीक वही काला दिल उसी जगह पर मौजूद था। वक्त जैसे थम गया। बादशाह बाहर आया। दीवान खाना खामोश हो गया। ये मेरी ही बेटी है। उस औरत की चीख सी निकली। महरुख की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम मेरी मां हो? शेरनी अब भी पास बैठी थी। उसकी आंखों में नमी थी, जैसे उसको अब चैन मिला हो। और महरुख की मां, अब असली मां, जमीन पर बैठकर सुबक सुबक कर रो रही थी। बादशाह कामरान बहादुर ने गहरी सांस ली। फिर उस 60 साल के आदमी की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी वजह से एक मां को अपनी औलाद से जुदा होना पड़ा, मगर आज तुम्हारी हवस के बावजूद वो बिछड़ा रिश्ता फिर से मिल गया। उस मर्द का सिर शर्म से नीचे हो गया। बादशाह ने दोनों को महल में ठहरने का हुक्म दिया। वो चाहता था कि अपने एहसान का बदला महज इनाम देकर नहीं, बल्कि रिश्तों की मरहम से चुकाए। बादशाह कामरान बहादुर की आंखों में गुस्सा था। दीवान खाने की फिजा अब ठंडी नहीं रही थी, जैसे सन्नाटे की चादर के नीचे अंगारे सुलग रहे हों। उसने हाथ उठा के कहा, इस मर्द को कैद में डाल दो और इस औरत को महल से बाहर निकाल दो, जिन्होंने अपनी ही बेटी को बहा दिया। उनका इस महल में कोई हिस्सा नहीं। सिपाही आगे बढ़े, लेकिन उसी वक्त सुल्ताना महरुख उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर आंसू थे, मगर लहजे में अजीब सी ठहराव भरी मजबूती थी। ठहरिए बादशाह, सलामत, सजा की जरूरत नहीं। सबने उसकी तरफ देखा। बादशाह ने भौहें चढ़ाई। क्यों नहीं? जिस बाप ने तुझे जिंदा रहने नहीं दिया, क्या तू उसे छोड़ देगी? महरुख ने धीमे लहजे में कहा, हां, मैं उसे छोड़ रही हूं। मैंने माफ किया, लेकिन माफ करना यह नहीं होता कि उसे अपना समझ लूं। मैं उसे माफ कर सकती हूं, मगर भूल नहीं सकती। मेरी मां तो वह शेरनी है जिसने मुझे दूध पिलाया, छांव दी, जान बचाई, और आप मेरे शौहर हैं जिनसे मुझे इज्जत और नाम मिला। अब मुझे किसी और इंसान के रिश्ते की जरूरत नहीं। शेरनी उसके पास आकर बैठ गई, जैसे अपनी बेटी की बात पर मोहर लगा रही हो। सुल्ताना ने पलटकर देखा उस बूढ़ी औरत को, जो अब फर्श पर गिरी, आंखों में पछतावे और दिल में अफसोस लिए रो रही थी। जाइए, महरुख बोली, जाइए। मैं आपको सजा नहीं देना चाहती, लेकिन अब देखना भी नहीं चाहती। मेरे लिए अब आप अजनबी हैं। बादशाह ने एक लंबी सांस ली, फिर कहा, जैसा सुल्ताना ने कहा है, छोड़ दो इन्हें। सिपाही पीछे हट गए। वो बूढ़ी औरत और उसका मर्द, जिनकी आंखों में अब सिर्फ शर्म और खालीपन था, महल से बाहर चले गए, बगैर किसी इनाम, बगैर किसी रुकावट। उस रोज दीवान खाने में कोई शहनाई नहीं बजी, कोई तामझाम नहीं हुआ, लेकिन एक रिश्ता मुकम्मल हो गया। एक बेटी ने अपनी मां को पहचान लिया, मगर वह मां इंसान नहीं थी। वो एक शेरनी थी, मगर उससे ज्यादा एक मां थी। इसके बाद महरुख महल में रहने लगी, अपने बादशाह शौहर कामरान बहादुर खान के साथ और उस बूढ़ी शेरनी के साथ, जो अब महल की इज्जतदार बाशिंदा थी। वह दोनों, इंसान और शेरनी, एक दूजे के साथ ऐसी मोहब्बत में बंध गए कि जैसे इंसान का रिश्ता नाता हो। महरुख अक्सर शामों को शेरनी के पास बैठ जाती, उसके गले से लगती। शेरनी उसकी गोद में सर रखकर आंखें मूंद लेती। बादशाह, सुल्ताना और शेरनी, इन तीनों की जिंदगी अब सुकून में थी। कहानी खत्म हुई, लेकिन मोहब्बत